के लिए सभी अपने स्थान पे बैठे हैं। रुक रहे हैं। तेरे फोन ले ले। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पर जनता का कर्ज था, जनता को चुका दिया। इन्हीं पंक्तियों को, इन्हीं शब्दों को याद करते हुए भाई मनोज नांगड़ी के साथ मंचस्थ अतिथि स्वर्गीय भाई साहब वीरेंद्र नांगड़ी की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, राजगढ़ की जनजन की आवाज, जनप्रिय नेता, सादुलपुर विधानसभा से विधायक आदरणीय बड़े भाई मनोज नांगड़ी से वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। उससे पूर्व 271 यूनिट टोटल रक्तदान हो गया है। सभी से निवेदन है जिन्होंने नहीं किया है वो रक्तदान जरूर करें। मनोज नांगड़ी जिंदाबाद, मनोज नांगड़ी जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र नांगड़ी अमर रहे, भाई वीरेंद्र नांगड़ी अमर रहे। मनोज नांगड़ी संघर्ष करो, मनोज नांगड़ी संघर्ष करो। सबसे पहले तो स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र नांगड़ी को उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। मंच पर विराजमान सम्मानित मेरे मंचा से मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुन रही मेरी माताएं, मैंने सभी को मेरा जय भीम जय भारत से लेकर लगभग 4-5 थोड़ी थोड़ी सुस्ती आप सब में आ गई है, इसलिए मैं आप सबसे एक बार नारे लगाना चाहता हूं और हर व्यक्ति की जबान से आवाज अपने संघर्ष के साथ ही हमारे राजनीतिक प्रोधा के रूप में जिन्होंने हमें एक चेतना दी, उन बड़े भाई स्वर्गीय वीरेंद्र नांगड़ी के नाम से जब मैं नारा लगाऊंगा तो मुझे लगता है कि इस राजगढ़ के बच्चे बच्चे के रोम रोम में उसकी आवाज निकलेगी और वो राजगढ़ के इन राजघरानों के घरों तक चली जाएगी। उनको लगेगा कि स्वर्गीय वीरेंद्र नांगड़ी आपके घरों में अभी कहीं दोबारा ना घुसे। स्वर्गीय वीरेंद्र नांगड़ी अमर है, वीरेंद्र नांगड़ी अमर है, वीरेंद्र नांगड़ी अमर है। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय घासी राम जी को नमन। और हम जिनको आज नमन करने के लिए पहुंचे स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र नांगड़ी को नमन। और इस बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हम इस बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे हाथी के निशान को लेकर इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में 2008 का चुनाव स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र नांगड़ी ने लड़ा। और ये चुनाव जब इस नीले झंडे हाथी के निशान को लेकर इस राजगढ़ का होनहार नौजवान साथी, हमारे पिता दल बुजुर्ग नौजवान साथी जब निकल रहे थे तो इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के वो राजनेता जिन्होंने 70 वर्ष से हमारे इस राजगढ़ का शोषण करने का काम किया, उन नेताओं ने हमारे इस झंडे को एक मजाक के रूप में देखा, एक हंसी के रूप में देखा और आखिर तक आप लोगों को ये शब्दों से
उन्होंने कहने का प्रयास किया कि आप किन के पीछे हो गए, आप क्या जीतने वाले हो, आप जीत नहीं सकते, इसके 10,000 वोट आएंगे, इसके 15,000 वोट आएंगे। ये सब सुनने को हमारे राजगढ़ की जनता को मिले। लेकिन इन सारे शब्दों की बौछार के बाद, इनकी तानाशाही के बाद, इनके गुंडा राज के खिलाफ 2008 के चुनाव में आप लोगों ने वो ताकत बना दी कि जब 41,000 वोट आए तो इन बीजेपी और कांग्रेस वालों को लगा कि ये क्या हो गया। स्वर्गीय भाई वीरेंद्र न्यागली की वो ताकत, वो संघर्ष इन राजनीतिक पुरोधाओं को नींद हराम करने का काम किया। और वही नींद हराम करनी जब हुई तो भाई आज का जो दिन हम बड़े दुख के साथ मना रहे हैं, लेकिन खुशी के साथ इसलिए मना रहे हैं कि दुख तो उस दिन का था कि भाई वीरेंद्र न्यागली हमारे बीच में नहीं रहा, उसका शरीर हमारे साथ नहीं रहा, उसकी ताकत हमारे साथ नहीं रही। लेकिन सुखी इस बात की है खुशी कि स्वर्गीय वीरेंद्र न्यागली का शरीर और उसका साथ तो नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा की आवाज भाई वीरेंद्र न्यागली की आज भी राजगढ़ की बच्चे बच्चे की कान में गूंज रही है। और उसी का परिणाम है कि 15 वर्ष जाने के बाद भी भाई वीरेंद्र न्यागली को हम याद करते हैं। और ये याद करने का दिन उसी सौभाग्यशाली व्यक्ति का होता है जिन्होंने संघर्ष के साथ अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस राजगढ़ की इस जगह को खून से सींचने का काम किया। उसी के बदले में राजगढ़ का नौजवान, इस जिले का नौजवान भाई वीरेंद्र न्यागली के लिए खून देने के लिए तैयार खड़ा है, लाइन में खड़ा है। आप सब लोग इस मुकाम को लेकर लंबे अरसे से इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र को हमने सब लोगों ने मिलकर सहेजने का प्रयास किया है। और उसी का परिणाम रहा कि 13 में हम विधायक बने। इन राजगढ़ की जनता को, राजगढ़ के नेताओं को विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 13 में आपने परिवर्तन किया। उस समय भी लोगों को बड़ा ऐसा लगा कि यार हम सारे प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी 2013 में सादुलपुर की जनता ने भाई मनोज न्यागली को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। उस समय जैसे हरदीप कह रहा था, इन्हें लगा कोई न कोई व्यक्ति मनोज न्यागली के साथ हमारे नेता थे और वो 5,000 दिला गए, वो 10,000 दिला दिए, मनोज न्यागली राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। लेकिन 18 के चुनाव में हम लोग इन लोगों की उन बातों से फिर भ्रमित हो गए। 18 में हम नहीं जीत पाए। 18 में आप लोगों ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया और 18 में आप लोगों ने इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़े विश्वविख्यात प्रसिद्ध हमारा नाम रोशन करने वाली महिला, जिनको कहीं तो विश्व पटल पर देखकर होंगे, उनको बहुत ताकत के साथ राजस्थान की विधानसभा में हमारी संरक्षक बनाकर भेजने का काम किया। लेकिन उन्होंने तो वो संरक्षकता, वो जिम्मेदारी, वो ताकत, वो विश्व प्रसिद्धि 2018 से लेकर 23 तक इस कदर मिट्टी में मिलाने का काम किया कि उनके कारनामे सुन सुन के पूरा राजस्थान हिल रहा है कि किस तरीके से इस लोगों ने काम किया। जब मैं राजस्थान की विधानसभा में 2023 में आपने मुझे वहां से यहां से वापस भेजा, इस 23 की ताकत बताना चाहता हूं। अभी तक हमारे लोगों में ये बात समझने की जरूरत और है कि 23 का जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे सामने दो बड़ी ताकतें चुनाव लड़ रही थी। कृष्णा जी पूनिया, पिछले 5 वर्ष की विधायिका, हर व्यक्ति में, हर प्रशासन में खोट, लूट, भ्रष्टाचार की दुकान, कई अरब रुपयों का भंडारण करने वाले, और दूसरी ताकत जिन्होंने 40 वर्ष तक आमने सामने चुनाव लड़ा, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, वो दो परिवार एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। और सारी ताकतें मिलने के बाद उनको महसूस था कि मनोज न्यागली की गिनती नहीं है किसी भी आंकड़ों में, वो कहीं 3 नंबर पे होंगे, तीसरा नंबर भी पता नहीं किस श्रेणी में होगा। वो इस दृष्टि से देख रहे थे। और राजस्थान की विधानसभा का जब
तारीख को चुनाव हो रहा था, इस राजगढ़ की वो जनता जिनको इन्होंने 5 वर्ष तक गला घोटने का काम किया, जिन लोगों को कुचलने का काम किया, वो लोग भी इन नाग सांपों के फंड को कुचलने का समय का इंतजार कर रहा था। और 25 तारीख को मौका मिला, सबके हाथ में डंडा था और इन सांप के नाग सांपों के फणों को बटन दबा दबा कर इस कदर कुचल दिया कि शायद जिंदगी में दोबारा सपने भी लेंगे तो इस राजगढ़ की जनता का नाम लेकर सोना पड़ेगा। और 3 तारीख को परिणाम आया, तब तक भी इनको पता नहीं चला कि हमारे सांप के फल में जहर नहीं रहा है। इनके सट्टे बाजार के लोग भी ये मान रहे थे कि हमारे सांप का जो अभी फल कुचलने काम किया वो कुचला नहीं गया, कहीं बिल में है और बिल से बाहर निकलेगा। लेकिन जब बिल से बाहर निकला 3 दिसंबर को, तो इन दोनों लोगों को लगा कि ये क्या हो गया। वो 3 तारीख से जब हम लोग बाहर निकले तो राजगढ़ की वो जनता जिनको 5 साल से इनने कुचला, जनता ने इनको कुचल कर 3 तारीख को बाहर निकल के आई और वो परिणाम रहा कि हम राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। हमारे लोगों को बताना चाहता हूं कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं था। ये पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, जिसको पूरी ताकत राजगढ़ के नेताओं ने लगाई। आजादी से लेकर आज दिन तक जो भी नेता एमएलए बना, एमपी बना, प्रमुख बना, प्रधान बना, चेयरमैन बना, बीडीसी, सरपंच, डीडीसी, कुछ भी बना और वो जिंदा था, वो मनोज नागड़ी के खिलाफ था। और पूरी हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, सारी ताकतें इस राजगढ़ के अंदर थी। उसके बाद अगर हमने चुनाव जीता है तो हम उस मुख्यमंत्री से कम नहीं है जो राजस्थान की सरकार का मुख्यमंत्री। तो आप लोगों ने जिस आसार विश्वास हरदीप कह रहा था कि इस चुनाव को हमने बिना पैसे लड़ा, भाई हम तो 4 चुनाव लड़े, चारों ही बिना पैसा लड़े। पैसा हमारे पास नहीं है। जनता ने अपनी गाड़ी कमाई में से, अपनी ताकत से, अपनी मन और मेहनत से इस परिवार को, नागली परिवार को ताकत देने का जो काम किया है वो हर तरीके से किया है। वो तरीका मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले वोट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो हमको दिया, सपोर्ट हमको दी है, नोट हमको दिया है। और जब भी इन गुंडों और राज के खिलाफ लड़ने की जरूरत पड़ी तो वो फौज भी हमारे साथ खड़ी थी कि आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े। इसलिए नेताओं को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे वो सारे घमंड चकनाचूर हो चुके हैं। जिन ताकत को आप, जो राजगढ़ की जनता को जो दुर्भावना देना चाहते थे, राजगढ़ की जनता में जो द्वेषता पैदा करके वोट बटोरना चाहते थे, इस राजगढ़ की 36 कौम ने इन सारी दुर्भावनाओं को दूर करते हुए मनोज नागड़ी पर विश्वास किया है। और मैं कहता हूं कि जनता को मनोज नागड़ी भी अपने सारे सुख, अमन, चैन त्याग कर मनोज नागड़ी आपके लिए समर्पित रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोग जब भी आए, जब भी मिले, जहां भी मिले, हम आप लोगों के लिए तैयार मिलेंगे। अभी यहां के प्रशासनिक अमले को, जिन लोगों ने पिछले 5 साल में अपने नेताओं को, अपने आकाओं को राजी करने के लिए नोटों की बोरी भर भर के उनके घरों में देने का काम किया और फिर इस कुर्सी पर रुकने का प्रयास किया, मैं उन सारे प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, ना हमारी आपसे दुश्मनी है, ना आपकी हमसे दुश्मनी है। हमकी आपसे दुश्मनी है तो सिर्फ एक है, इस राजगढ़ की जनता के हक और अधिकारों की जब जरूरत पड़े, आप राजगढ़ की जनता के, गरीब की, शोषित की, पीड़ित की, मजलूम की बात सुन लेना।
उसका काम करना, नोट इकट्ठे करने की मनोज नांगली के लिए जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं चाहता हूं आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां रहिए, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां रहिए, लेकिन लुटेरे बनकर मत रहिए। अगर लुटेरे बनकर रहोगे तो मनोज नांगली की जनता, मनोज नांगली आपके सामने सड़क पर खड़े रहने के लिए तैयार मिलूंगा, मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए आप लुटेरे नहीं बने, जनता का काम करें, जनता की बात सुने और जनता को जब भी आवश्यकता पड़े ये प्रशासन उसके काम करने के लिए तैयार खड़ा है। हम राजस्थान में, जब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब राजस्थान की विधानसभा अब की बार 5-7 दिन चली है, उस राजस्थान की विधानसभा में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं इन लोगों के 5 साल के वो करतूत और कारनामे, जिन लोगों ने लूटकर अपने घर बनने का प्रयास किया, मेरी पार पड़ेगी तो मेरे भाइयों ये लूटे हुए सारे के सारे निकाल कर वापिस किसी और को देने पड़ेंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। इस राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों के नाम से जिन्होंने कहा राजस्थान की जनता को कि हम खिलाड़ियों को आगे लेके जाएंगे, हम प्रतिभाओं को छानने का काम करेंगे, हम राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का काम करेंगे, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे भ्रष्ट नेता बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकते हैं क्या? उनका जवाब आया कि राजस्थान में ओलंपिक ग्रामीण खेल किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं थे, कोई प्रतिभा को चयन नहीं था, कोई सरकारी नौकरी में उनकी योग्यता नहीं थी, कोई उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने का या प्रमाण पत्र पर देने का कोई कार्य नहीं था। तो फिर 1 अरब 95 करोड़ रुपए इस राजस्थान के नौजवानों के नाम से इस राजस्थान की क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा ने लूटने का काम किया है, लूटने का काम किया है, लूटने का काम किया है। और मैं आपको बताऊंगा, उस 1 अरब 95 करोड़ रुपए में अकेला 1 अरब 26 करोड़ रुपए वो 70 रुपए वाली टी-शर्ट खरीदी है और कोई काम नहीं किया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। और अगला राजस्थान की बड़ी बात बताऊं, इन्होंने एक वो होती है ना वर्ल्ड बुक, क्या बताते हैं, उसमें लिखाने के लिए गिनीज बुक है क्या, उस गिनीज बुक में फिर नाम लिखाने के लिए भी 1 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि लौटाई है। तो ये ऐसे तो कारनामे करने वाले हमारे नेता जो इस राजगढ़ की जनता के बीच में रहे, और राजगढ़ के गरीबों की बात उनको कहां अच्छी लगेगी? इन पीड़ितों का वो बिल का 100 का नोट उनको कहां लगे दिखेगा? इन गरीबों के दिल में रोटी डाल जाए वो कहां दिखेगी? इन गरीब को पानी पीने को मिलता कि नहीं मिलता वो कहां दिखेगा? इसलिए उनको दिख रहा था कि 5 साल में घर जितना भरा जा सकता भर लो। साथियों, घर तो भरा है और उस घर का इन्होंने भरने के बाद इस चुनाव में उपयोग भी किया, लेकिन मैं राजगढ़ की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन विकट परिस्थितियों के बाद भी इन नेताओं के धन को ठुकराया, इन नेताओं के बल को ठुकराया, इन नेताओं के सत्ता को ठुकराया, इन नेताओं के उन छोटे छोटे गांव के दलालों को ठुकराकर भाई मनोज नांगली के प्रति आपने विश्वास जताया। आपका यह आभार, आपका यह ऋण मनोज नांगली से उतरेगा नहीं। लेकिन राजस्थान की विधानसभा में जब मौका मिलेगा आपकी लड़ाई का, तो इस ताकत से रखूंगा, जब भी आप मौका देंगे, जब भी आपका मुद्दा होगा, हम राजस्थान की विधानसभा में आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। और ये सड़क पर खड़े होकर के जो भ्रष्टाचार करने वाले नुमाइंदे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, यहां हाईवे के नाम से कुछ गाड़ी लगी हुई है, वो लोग लोगों को सड़क पर रोकते हैं, पैसे लूटते हैं। आज भी मेरे किसी कार्यकर्ता ने मुझे शिकायत करी कि यहां हाईवे पर नशेड़ी टोल पर हमें रोककर वो चालान काटने की बात करें। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, लुटेरे मत बनो, हाईवे पे जहां खड़े हो, जनता की सुरक्षा के लिए खड़े हो, आप रोजाना इनसे पैसे देखने की कोशिश करोगे तो मैं कहता हूं
उसी सड़क पर जा खड़े जनता से पैसा लेना चाहते हो, मनोज नागड़ी वही पूछकर आपको नंगा करने का काम करेंगे। ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अपना काम और अपनी ड्यूटी करने में हम कहीं आपको, हमारे कार्यकर्ता भी अनुशासन से काम करते हैं, किसी को गलत बात नहीं करते, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो हमारे कार्यकर्ता भी निश्चित रूप से अगर करेंगे तो हम डटकर उनके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आप सब लोग, अभी आपके सामने लोकसभा का चुनाव होगा। दिल्ली के राज करने वाले 35-36 साल के नेता फिर सोच रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगी और हम एमपी बन के जाएंगे। लेकिन मैं आप पर मानता हूं कि अब की बार भाइयों, ये लोकसभा का चुनाव हम सब लोगों को बड़ी मद्देनजर रखते हुए इस बहुजन समाज पार्टी के सिपाही मानते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेता मुझे भी कह रहे हैं कि लोकसभा का आप चुनाव लड़ो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं भी लड़ने में कहीं संकोच नहीं है, निश्चित रूप से लड़ेंगे। क्योंकि आखिर मुझे लगता है कि चूरू जिले के सारे नेताओं ने हथियार डाल रखे हैं, इनके सामने कोई और पार नहीं पड़ेगी। आखिर हमको ये बीड़ा चाहना पड़ेगा, हम ही इनको कहीं बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। लेकिन हमने 2014 में भी मैं 13 में विधायक था, 14 में हमने लोकसभा का चुनाव लड़ाया। अभिनेश जी महर्षि को उस समय भी चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने 3 लाख से अधिक वोट देने का काम किया। अब भी हम इसी प्रयास में, मनोज नागड़ी तो चेहरा आपका है ही, लेकिन हम सोचते हैं कि जब ये सारे लोग अगर हथियार डालते तो मनोज नागड़ी किसी और बहुत बड़े ताकतवर नेता को कहेंगे अगर मुझे मिल गया, मैं प्रयास में हूं, तो अब हम धूल चटाने का काम इस बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान से इन लोकसभा में भी इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। इन लोगों ने जिस तरीके से 70 साल में राजगढ़ की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, जो लुटेरे बन के काम किया, इनको रोकने की कला और नेताओं के पास नहीं है, मैं मानता हूं। क्योंकि इनको कोई समझ नहीं पाया और इनके सामने लड़ नहीं पाया तो इनके तो दरवाजे हमेशा खुले रहे, आराम से गए, आराम से वापस आ गए। लेकिन मैं इनको कहता हूं कि साथियों, एक बाधा दौड़ तो हमने पार कर ली, हर कदम कदम पर हमारे बाधा थी। बाधा दौड़ देखिएगा, आप लोगों ने कभी सुनी है? देखी तो नहीं, अभी सुनी जरूर होगी। एक नौजवानों की बाधा दौड़ होती है, हर एक कदम के बाद एक बाधा उसके सामने रहती है, वो कूद के उसको पार करना चाहता है। तो ये विधानसभा की तो अपने कदम कदम पर बाधाएं थी, इसको तो हमने पार करके फर्स्ट नंबर पर हम आ गए हैं। और ये लोकसभा वाली एक बाधा दौड़ हमारे लिए और है। इस बाधा दौड़ को हम पार कर देंगे तो राजगढ़ की कोर्ट से हम कबूतर बोलने को काम होगा, बाकी नेता के घरा कोई हाथ नहीं करता। क्योंकि ये जनता के हित के नेता नहीं है, ये खुद के हित के नेता है। ये लोग जिस तरीके से लोगों को लूटकर, भ्रष्टाचार करके, बेईमानी करके अपना घर भरते हैं, और जनता वोट जब मांगने आते थे ये कहते कि हमें तो लेना नहीं, हमें तो मोदी के नाम से मिल जाता है, मोदी के नाम से हम जीत जाते हैं। ये एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य से चुनाव लड़ते हैं और जनता से वोट मिल जाता है, इसलिए जनता की बात नहीं सुनते। लेकिन भाइयों, मैं कहना चाहूं, ये सारी ताकत लगाने के बाद भी अगर ये जीत नहीं पाए तो लोकसभा के पास भी इनका कोई साधन नहीं है। जिस दिन ये राजगढ़ की वीरों की भूमि है, धरती विचार कर लेगी, ठान लेगी कि इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना है, दिल्ली में ये नहीं जाने चाहिए, उस दिन आप दिल्ली में नहीं जाने देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वो समय नजदीक है। ये दिल्ली का जो प्रयास कर रहे हैं, क्या दिल्ली का दरवाजा बंद करने को प्रयास है को नहीं, तारो सफल हो जाएगा। सारा मन बना लो, इन दिल्ली के जाने वालों का रास्ता दिल्ली में बंद मिलेगा, क्योंकि इनका दरवाजा बड़ा करना पड़ेगा। हाथी दिल्ली जाने का प्रयास कर रहा है, और हाथी अगर दिल्ली जाएगा तो इनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और हाथी दिल्ली चला जाएगा। अभी हरदीप ने मेरे एक बात और कही
कि ये गोचर भूमि, रफियाम की भूमि इस शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में जितनी पड़ी है उनको सारे लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं 2013 में मैं जब विधायक था, ओम जी वाली बात है, वो रफियाम भूमि की थी। उस भूमि को हमने आज तक नहीं जाने दिया। उस भूमि की लड़ाई हमने लड़ी और वो भूमि आज सुरक्षित है। अब भी अगर वो कोई प्रयास करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक भी रफियाम भूमि को राजगढ़ में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई रफियाम भूमि को रोकेगा तो उसको निश्चित रूप से हम किसी भी सूरत में नहीं रोकने देंगे। अब ये लोग भूमाफिया बन गए, ये हिस्सेदार बन गए। यहाँ की पुलिस, यहाँ का एसडीएम प्रशासन, यहाँ के सारे तहसील के नुमाइंदे सब मिलकर भूमाफिया बनते हैं। एसडीएम भी शामिल हो जाता है, पुलिस के एसएचओ भी शामिल हो जाते हैं और भूमाफिया गुंडों को लोगों की भूमियों पर कब्जा करने की छूट देते हैं और लोगों के कब्जे हटाने का काम करते हैं। मैं सब इन भूमाफियाओं से कहना चाहता हूं कि चाहे पुलिस वाले हों, चाहे प्रशासन वाले हों, इन गुंडों के साथ मिलना बंद कर दो। ये गुंडे इन राजगढ़ की भूमियों को रोकना चाहेंगे तो या तो आप रोक लो और नहीं फिर हम लोगों को वहां जाकर खड़े होकर रोकना पड़ेगा। ऐसा प्रयास हमें ना करना पड़े, इससे बेहतर है कि ये प्रशासन जाकर के उनको रोकने का प्रयास करे। इसलिए आप सब लोग विधानसभा में इन लोगों ने 2-3 बात और कही, जनता की सबकी मांग है। हमारे ओम जी ने भी हमको कहा, जितने हमारे कार्यकर्ता मुझे सलाह देते रहे, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आपकी हर सलाह सुनूंगा, हर कोशिश करूंगा कि आपके हर उस बात पर विचार करूं और हर समय संभव आपकी बातों की ताकत प्रशासन के सामने भी दूं, आपकी बातों की ताकत विधानसभा में भी रखूं। जो राजस्थान की विधानसभा में रखने वाली ताकत है उनको मैं राजस्थान की विधानसभा में रखूंगा। जो प्रशासन के सामने रखने वाली बात है वो मैं प्रशासन के सामने रखूंगा और जो बातें मेरे हाथ से करने वाली हैं उनको मैं निश्चित रूप से तुरंत करने का प्रयास करूंगा। आज जनता निश्चित रूप से 5 साल में त्राई मान है। मैं पिछले 1.5 महीने से ऐसा एहसास कर रहा हूं कि पिछले 1.5 महीने में मेरे राजगढ़ की जनता मेरे घर पर सुबह से शाम तक, रात को 1 बजे तक मुझे नहीं सोने देती है। इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ है कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य, 3 चीजों का तो इन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया 5 साल में और जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना किसान को कनेक्शन मिल रहे हैं, ना घरेलू कनेक्शन मिल रहे हैं, ना पीने का पानी मिल रहा है। और रही तो रही शहर के 28 करोड़ की उस पाइपलाइन की योजना को इन लोगों ने डकार कर भ्रष्टाचार में डुबोकर उसका सत्यानाश करने का काम किया। यहां नगर पालिका का नाम देकर इन लोगों ने 5 साल में हर व्यक्ति से पैसा लेकर, चाहे पट्टा बनाना हो पैसा लिया, चाहे भूमि कन्वर्जन करनी हो पैसा लिया, भवन निर्माण करना तो पैसा लिया। बिना पैसे के इस नगर पालिका में 5 साल में पेन नहीं टिका और हर लोग पार्कों का सौंदर्यीकरण के नाम देकर करोड़ों रुपए लगाए और उन पार्कों की हालात अगर आप देख लोगे तो एक भी पार्क में आप जाकर खड़े नहीं हो सकते। इस तरीके के भ्रष्ट लोगों से कहना चाहता हूं, भाइयों आपको हमें तो मुक्ति दो। इस राजगढ़ की जनता को आपकी जरूरत नहीं है और राजगढ़ की जनता को सुशासन चाहिए। इस कुशासन को उखाड़ फेंकने की जो बारी है, निश्चित रूप से हम इनको बाहर करेंगे या हमारा ये काम करेंगे साथियों। अब आप लोगों के बीच में लगातार चुनाव का दौर रहेगा 1-1.5 साल। मेरे हर कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग आप लोगों को गांव में जब चुनाव आता है भ्रमित करते हैं इस बात के लिए कि यार हमें तो इसकी रात काटनी है, थे मारे सागे हो जाओ। कोई कहो मैंने एक ही रात काटनी है, थे मारे सागे हो जाओ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से विधानसभा में दोनों की रात काटी है ना, अतरा सरपंच भी दोनों की काटनी है, बीडीसी मेंबर में भी दोनों की काटनी है और जिला परिषद में दोनों की रात काटनी है। अपन एक की रात काटा काम को चले भाई, एक की चला तो 5 को नंबर आ जाओ।
अभी तो कृष्णा जी पीछो छुटाए 5 सालों इतना दूसरा तिलमिलाया फिर राजगढ़ में रोजीना क्या मारी सरकार आ गई, मारी सरकार आ गई, वह सरकार का मालिक बन गया, पहले कृष्णा मालिक बन गई। मैं कहना चाहता हूं तो 5 साल तो थे मालिक बनना को सपनों छोड़ दो। राजगढ़ में तो मनोज नागड़ी राजगढ़ को पत्तो पत्तो भी आने को तो मनोज नागड़ी निकल गया। खातर भाइयों यार रांद काटने वालों भरम है ना, यो दिमाग को उतार दो, रांद काटना तो बेहतर है। हम चुनाव लड़े हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी दूसरे को जिताने से बेहतर है हम हार जाएं। हारने के लिए तैयार होना हम साथ में, हारने के लिए अगर तैयार नहीं होंगे तो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए पहला लक्ष्य हम तो हमारे स्थान पर लड़ेंगे। कोई हारने की कोई कहता है ये हार जाएगा, ये बीजेपी कांग्रेस में गारंटी पड़ी है कि जीतेगी भाई। कई लोग कहते हैं टिकट ले आओ बीजेपी की, कोई कहता है कांग्रेस की ले आओ, गारंटी है क्या जिताने की? ये दोनों कांग्रेस बीजेपी लेके आया को नहीं के दोनों आगे ने। अरे सुमित्रा जी की तो बीजेपी की, कृष्णा जी की कांग्रेस की, और राजगढ़ की जनता दोनों की ही जी सी पाची बन बेची गए भेज दिन है तो या पाची बेचने की हिम्मत तैयार कर लो, बाकी मैं देख फिर तय कर लो। जो इनकी टिकट आएंगी उनको हम वापिस भेजेंगे, निश्चित रूप से भेजेंगे। हम किसी के साथ हराने जिताने के लिए नहीं खड़े होंगे। जिन जिनको आपने हराने और जिताने के लिए मैं बताना चाहता हूं, अनुभव ही सब कुछ है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, अनुभव सब कुछ है। पिछली बार के सरपंचों के चुनाव में मेरे बहुत सारे सरपंच जीते थे, और सरपंच बनने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं इस मंच से बताना चाहता हूं। बस सरपंचा को मैं नाम लिया तो मेरे मंच में बैठा 2-3 है। एक तो बलबीर जी बचरिया तांबाखेड़ी, एक हमारी प्रमिला बहन, एक कृष्ण जी पूनिया, और एक और कोई हो गया। अभी मेरे पास ये 3 सरपंच बचा है, और खूब सारा बनाया गया वेला मारेगा फलानो आपा बनायो को चलोगे। अब मुझे ये बताओ, ऐसे लोगों को हमने सरपंच बना दिया जिनको आप सारे इधर बन गए, और वो 5 साल बाद जब बनने के बाद हमारे सामने खड़े होकर किसी दूसरे दल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो भैया ऐसे चाहिए कि आपको सरपंच जो हमारे लिए हम बनाए हमारे खिलाफ खड़े हो जाए, ऐसे एक भी सरपंच और बीडीसी नहीं चाहिए। इसलिए अपने सच्चे कार्यकर्ताओं को, अपने सच्चे वर्करों को बनाना है, जो बनेंगे वो हमारे रहे, हर कष्ट में रहे, हर संकट में रहे, वही हमारे होंगे। राज के साथ जाने वाले हमको नहीं चाहिए। इसलिए पिछली बार की तरह हमको नहीं करना है। हम चाहे कितने भी वोट लेके आए, कम आए ज्यादा आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हारने वाला भी हमारा मजबूत रहे, जीतने वाला भी हमारा मजबूत रहे। ऐसी लड़ाई हम सबको लड़नी है। इसलिए आप सब लोग पंचायत चुनाव में भी हमारे इस मंच पर बैठे मेरे कुछ सरपंच, पूर्व सरपंच भी है, वर्तमान सरपंच भी, जब ये हमारे लिए लड़ाई लड़कर हमारी छाती ठोककर हर कष्ट में जब हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर जब पंचायतों के चुनाव में वोट की जरूरत हो, उस दिन भी हमारे नेता बनने चाहिए, दूसरे नेताओं को नहीं बनाए। हमारे हरदीप ने भी कहा कि साहब वो दूसरे लोग कार्यकर्ता है, उस समय ध्यान रखें। भाइयों मैं आम जनता के लिए कह सकता हूं, आम जनता का कोई व्यक्ति मनोज नागड़ी के पास आएगा, उसका हमें सामान्य लोगों का काम करने की जरूरत है। लेकिन जो लोग हमारे सामने डटकर, गांव में डटकर हमारे खिलाफ खड़े थे, उनके लिए आज के लोगों की तरफ आपको आश्वस्त करता हूं, उनके रास्ते नहीं खुले होंगे। दूसरी बात, मेरे कार्यकर्ताओं को मैं ये भी सलाह देता हूं कि हर गांव की अलग समस्या है, हर गांव की अलग पीड़ा है। जिस गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के तीसरी तरफ जाकर किसी कार्यकर्ता को लेकर आता है, तो ये सोच लो कि कहीं न कहीं उस गांव के हमारे कार्यकर्ताओं में उस व्यक्ति की दिक्कत है। नहीं तो दूसरे गांव के लोग क्यों लेके आए? भाई रामपुरे की कोई समस्या है और चैनपुरा के क्यों लेके आए? दानोटी की समस्या है
तो वो फिर हमारे नेशनल सत्ता साहब ने क्यों लेके आवे? अगर नेशनल की समस्या है तो वो फतेह सिंह राठ ने लेके क्यों आवे? ऐसे लोग जब आते हैं तो मेरे सारे कार्यकर्ताओं को विचार करने की जरूरत है। मेरे बस की बात नहीं रहती है। मेरे पास आपका होना, मेरा कोई कार्यकर्ता किसी व्यक्ति को लेकर आता है तो मैं उसको मना करने की कैपेसिटी नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी जान है या मेरी टीम है या मेरा मिशन है तो मेरे कार्यकर्ता है, मेरी ये शक्ति है, ये ताकत है। इसलिए इस ताकत का अपमान मैं ना सह सकता ना मैं कर सकता। इसलिए मैं आपका अपमान दूसरी जगह भी नहीं चाहूंगा और मैं खुद भी नहीं करना चाहूंगा। इसलिए आपको उस समय विचार करना है कि किसी गांव से चलकर किसी दूसरे गांव के व्यक्ति के पास आता है तो निश्चित रूप से उसको इतना जरूर पूछो कि यार तू उस गांव के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं लेके आया। उस व्यक्ति से हम आपके कार्यकर्ताओं से जानना चाहेंगे तो फिर हम मजबूत हो जाएंगे और हमारे कार्यकर्ताओं की वहां गांव में वो अपने आप पूछ लेंगे। इसलिए तीसरी जगह की जो मामला आता है वहां मनोज नागली तो मना नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग कर सकते हो या पूछ सकते हो कि भाई चैन पर छोटे में कोई चाल के आवे और वो आयो चैन पर आवे जाके दिखना जाके उतरा दिन खड़े तो उसको पूछने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके मान के लिए तो लड़ूंगा, लेकिन मेरे घर लेकर आओगे तो भैया मैंने तोड़ दियो ना भैया तो थाना हाथ जोड़ के विनती करता। फिर बाद में मुझे कहते हो साहब ये काम आपने बहुत गलत कर दिया, पर कराने वाला तो आप कोई आप होते हैं। इसलिए मैं आपकी बात का मान सम्मान रखूंगा, आपकी बात का मान रखूंगा, आपके हर हक अधिकार के लिए लड़ूंगा और आप लोग बेझिझक निसंकोच रूप से जब भी जरूरत पड़े आप याद करते रहे। अभी मुझे पिछले 1-1.5 महीने से मेरी कोई शिकायत है, मेरे फोन से कई लोगों की बात नहीं हो पाती, थोड़ा सा है। ये कोई वह नहीं है कि फोन से बात हो नहीं पा रही, फोन से कंटिन्यू बात होते होते भी आपका नंबर नहीं आता है, ये पीड़ा है। इसलिए आप लोग ये मत माने कि वो फोन एक फोन पे किसी व्यक्ति से 2 मिनट बात करता हूं तो 20 कॉल पीछे 20 कॉल हो जाते हैं और अगला कटता है उससे 1 नंबर का और आ जाता है, फिर और 20 कॉल हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करता हूं मैं आपको टैकल करने का, प्रयास करने का, फिर भी कोई रह जाता है तो भाइयों जो वंचित दिन में बात से वंचित रह जाता है वो व्यक्ति रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे से बात करे। उस समय मेरा फोन थोड़ा सा इजी हो जाता है और आपको मैं ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति दिन में बात करने से वंचित रह जाता है तो वो रात को मेरे से 10, 11, 12 बजे तक बात कर सकते। तो वो लोगों के लिए जो लोग दिन में कोशिश करी बात को नहीं हो पाई तो वो मेरू रात में 10, 11 बजे भी बात कर सके, वो मेरू बात करे। तो इसलिए आपकी समस्या का थोड़ा हल हो जाएगा। कई बार तुरंत की समस्या होती है, वो तुरंत वाली कई बार पीड़ा रह जाती है और आदमी को दंड भी लग जाता है, उसमें मैं क्षमा यात्रा कर सकता हूं। बाकी मेरे पास उसका कई बार, जैसे आज की सभा, आज का कार्यक्रम, किसी को आज के दिन इस फोन पर जितनी भी जरूरत पड़ी है वो फोन पर बात नहीं हो पाई ना किसी की, आपके सामने ही होना। लेकिन जिन जिन लोगों ने आज जब फोन किया वो एक ही बात कहेगा कि भाई जी हमारा फोन बंद है। तो ये कुछ समय समस्याएं रहती है। मैं आप लोगों का नेतृत्व 2.5 लाख लोगों का करता हूं। 2.5 लाख लोगों नेतृत्व में कहीं छोटी मोटी चूक हो तो अभी वो एक कार्यकर्ता ने, भगवंत जी ने कहा था सर भाइयों खिंचने वालों काम ना करियो, लड़ने वालों कर लियो, वो तैयार हो। लड़ते हुए मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं, आप मेरे से लड़ो, मैं आपका हूं। लेकिन मैं खिंचने वाली बात नहीं, पहली भी मंच पर कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, खिंचने का अधिकार तो आपको दूंगा नहीं और लड़ने का अधिकार आपको पूरा देता हूं। मेरे से जब भी चूक हो जाए आप लड़िए, मेरे से आकर अपनी बात कहिए, ताकत से कहिए, कोई फर्क नहीं है। हमारा घर है, हमारी टीम है, हमारा संगठन है, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे। हमारे साहब गोलदार साहब खड़े, देखो ध्रुव भाई जी, ये एक दिन मेरे साथ रामनवमी को गई और आज मैं याद कर मेरा शंखुदा में गए मीटिंग में, ये लाल कूड़ा हुआ, ये कितना सच्चा बगैर तो बताओ ना। इन्होंने पूरे 5 वर्ष तक, जब तक मैं चुनाव हारा हूं, नहीं जीता, तब तक इन्होंने रामदेव जी के मंदिर में मेरे लिए रोजाना अगरबत्ती दी। 3 तारीख ने रामदेव जी ने कह दिया अगर हार गयो आज तो मैं तेरा मंदिर में बनाऊंगा। ये तक का सपना 3-5 वर्ष तक इन्होंने अगरबत्ती करी। ये खिंच गए थे एक दिन, मैं इनके घर गया,
कह रहे उल्लास जी क्या हो? बोले मैं अगरबत्ती करूं तो हमारी हाथ रोक कर। 3 तो तारीख आज हमारे अंदर से तीन दिसंबर ने कहा मुझको हार क्यों ना है तो तेरे मंदिर नहीं आऊंगा। अरे बुलावे ने रामदेव जी क्या नहीं आने दिया, आपको मंदिर में बुलाया। इसलिए ऐसे मेरे सच्चे भगत जो लोग हैं उनको दर्द होता है कई बार, तेरे मंदिर ही नहीं लेकिन आऊंगा। इस दर्द में खिचड़ों को नहीं और नार्जी हो चुके थे। ठीक है, तो इसलिए भाइयों, इस भाई वीरेंद्र नांगली का जो मिशन था, इस कारवां को हम हर स्तर पर आगे बढ़ाएंगे। दुष्ट लोगों की नगरी, नेताओं की नगरी है। इस नगरी में कष्ट कुछ आपको झेलने, कष्ट मुझको झेलने, कभी उधर से झेलने, कभी इधर से झेलने, बीच के वहां तो भैया थपेड़ा तो क्यों लगेगा, पर आज थपेड़ा झेल के चौपन के तापमान में राजगढ़ की धरती का लोग ही झेल सके, बाकी वह ऐसी बैठिया लोग चौपन के तापमान में झेल कौन सके कभी। तो चौपन के तापमान में झेलने वाला लोग हो गया। मजबूती झेलागा, मजबूती लड़ागा और जोर ग्रुप के साथ में लड़ेंगे और सब मिलकर लड़ेंगे तो पूरी ताकत बनेगी। और ताकत से जो लड़ते हैं उनको कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। इसलिए राजगढ़ की जनता, जिसका मैं जितना सम्मान कर सकूं वो कम है साथियों। कम इसलिए है कि ये तो 2-2.5 चुनाव जीता, लोग चिंता करेगा यार बड़ी जड़ में लागी, अपन थोड़ी सी रूप चूक हो जाती तो अपन ले बैठता। अरे मैं यह कटाना चाहूंगा ना, बाका सारा हथियार उपयोग करने के बाद में कमी को नहीं इतना ज्यादा रह गया, बन तो सगड़ा हथियार उपयोग कर लिया, मैं बात हथियार बच्चा को नहीं, मैं बात भी ज्यादा रह गया। तो ये ज्यादा रहे, ये टूटता को नहीं, ये बाहू घटता को नहीं, बाका कोई प्रयास कम होता को नहीं, बाका प्रयास कम होया 2 दिन में बाढ़ नोटना बांटा, थोड़ा बहुत कम करा, लेकिन चोरा को धन भेड़ो एडो। अगर मेरे के गरीब की झोपड़ी में चले गए और मैं थोड़ा जीतो तो मैंने कोई गम बनी, मैं तो जीत गयो। खतरा चोरा को धन भी भेड़ो कर चले गए और हम जीत भी गए, फिर लड़ते रहेंगे। इन लोगों को बताओ ना हथियार कितना गिर रखे, ये फिर ये करे कि वीरेंद्र नांगली तो हम लोगों ने निपटा दिया। अब मनोज नांगली खातर भी यही प्रयास में कि मनोज नांगली को कैसे रोका जा सकता है, तो ये गोलियां रोकने का प्रयास करें। अरे मैं कुमेर के रामदेव जी में कहता था धरुवर का भगत बेटे है, अरे बाबा पीर वर्गा मेरे साथ है, राजगढ़ की जनता की दुआ मेरे साथ है, 36 कौम के लोग मेरे साथ हैं, हर धर्म का व्यक्ति मेरे साथ है, हर माँ बहन मेरे साथ है, हर बच्चा मेरे साथ है, और एक ही आवाज है मनोज नांगली, मनोज नांगली। तो फिर हम मारने की ताकत भी फैल हो गई है, कोई बदमाश का आज हमारा कई बार श्रद्धांजलि निकलेगी, मनोज नांगली की श्रद्धांजलि। अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कई दिन पहले देती श्रद्धांजलि, आपने तो छोटी सी आवाज बढ़ाया। जब मुख्यमंत्री की जबान फिसल सके तो आपने की फिसलेगी, कोई खास बात तो नहीं। बाकी तो प्रधानमंत्री बन मुख्यमंत्री बना दियो, प्रधानमंत्री बन श्रद्धांजलि दे दी। तो भाइयों ये हमारे लोगों की बात में कहते हैं, पर मैं कह रहे 36 कौम के सब धर्म के लोगों, लड़ाई इंसानियता की लड़नी है, लड़ाई मानवता की लड़नी है, लड़ाई गरीब की लड़नी है। ताकतवर तो पीसा का बल पर लड़ा तो कभी लड़ सके। और अभी मैं मेरे विचार विराम दूं और आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हरदीप ने जो 2-4 समस्याएं निजी लोगों की बताई, जैसे करतार जी की बताई, किसी की भूमि पर अतिक्रमण की बताई, इसको मैं निश्चित रूप से देखूंगा और 100% इनको हम कराएंगे। और आज मैं हमारा अध्यक्षीय भाषण भी अभी वो चले गए, राधे श्याम जी को बुलाना चाहता था, वो बोलना चाहते नहीं है क्योंकि वो मंच पे बोल रहा हूँ शिक्षकों को नहीं बात बुलाना चाहा। भी आपको 2 मिनट का मौन करा करके हम आपको इजाजत देंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप लोग जितने ताकत से आए, जितने इस काम के समय में किसान, खेती और मजदूर आया, उन सबका मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इतना ही कहता हूँ कि छोटे से बुलावे से जिस तरीके से आप आ जाते हो तो बड़ी ताकत मुझे मिलती है, संबल मिलता है। एक भी मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने समाचार नहीं दिया, मेरे राजू ने दिया या फेसबुक से मिला, व्हाट्सएप से मिला, उन सब से हमारे कार्यकर्ता रक्तदान शिविर में इस सभा में आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपका आभार, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।
अभी हम सभी 2 मिनट का मौन रख करके भाई वीरेंद्र नागड़ी को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। मैं बोल लूंगा लास्ट में ओम शांति, उसमें मौन हटाना अपने को। ओम ओम शांति।